ओम। क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो इवैल्यूएशन सिस्टम हम पढ़ रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है कि किस किस तरह के टेस्ट होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं टेस्ट के जो हम इवैल्यूएशन सिस्टम में प्रयोग करते हैं। अलग अलग इसमें क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं कि क्या होता है समेटिव इवैल्यूएशन, क्या होता है फॉर्मेटिव, क्या होता है सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, और क्या होता है एनआरटी। ये अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने देख ली थी इसकी। अब टाइप्स किस किस प्रकार के होते हैं उनकी चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो पहले बात आती है कि टेस्ट होता क्या है, कि जो हमने अभी तक किया कि वो टेस्ट थे जिससे हम किसी के ज्ञान का, किसी की स्किल्स का, किसी की एबिलिटीज का, या फिर जो उसने अभी तक पढ़ाई की है तो उसका आउटकम क्या निकला और कैसा निकला। तो उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। टेस्ट करने के बाद ही हमें पता चलता है, इवेलुएट करने के बाद ही हमें पता चलता है कि जो हमारा गोल था, जो हमारा उद्देश्य था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। तो जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा टारगेट है, वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये हमें इवैल्यूएशन प्रोसेस से ही पता चलता है। तो अब इसमें हमारे मेनली 4 टाइप्स के टेस्ट आते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनकी चर्चा हम करेंगे। तो पहले आता है इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको मैंने पिछली क्लास में जब पीवाईक्यू करवाए थे तो उसमें भी एक एग्जाम्पल आपको लेके बताया था कि जिसमें हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, जिसमें हम निदान का पता लगाते हैं। निदान होता है हेतु, कारण, कि कारण क्या है। अब किस चीज का कारण हम पता करेंगे कि जो भी विद्यार्थी को, जो भी शिक्षार्थी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वो जो उसका अचीवमेंट था, या फिर जो भी उसका लर्निंग प्रोसेस था, उसमें आउटकम जो है वो उसकी उतनी अच्छी नहीं आ रही है किसी भी स्टूडेंट की। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, निदान क्या है, उसको पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है। कि स्टूडेंट की कोई डिफिकल्टी है, कोई उसको समस्या आ रही है, या उसको गाइडेंस कैसी देनी है किसी भी स्टूडेंट को, वो तब पता चलेगा जब हम उसकी डिफिकल्टी यानी कि उसकी प्रॉब्लम का पता करेंगे। अब किसी बच्चे को समस्या है 9th यूनिट में, जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में किसी को समस्या है, या फिर मान सकते हो कि 5th यूनिट जो कि आपकी है मैथमेटिक्स, उसमें समस्या है। लेकिन टीचर जो है बिना डायग्नोस्टिक टेस्ट किए, यानी कि बिना स्टूडेंट के डिफिकल्टी का पता लगाए, टीचिंग एप्टीट्यूड उसको रटवाता रहे, रिसर्च एप्टीट्यूड उसको रटवाता रहे, जो विषय उसका कमजोर है वो कमजोर ही रह गया। ठीक है। तो जो इस विषय उसका कमजोर है उसमें उसको कैसे गाइडेंस देनी है, तो उस कमजोरी का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो हमारा ये टेस्ट होता है। दूसरे नंबर का होता है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि जिससे हमें प्रोग्नोसिस का पता लगता है। ठीक है। अगर किसी भी एक बीमारी का मैं बात करूं आपसे, कि मान लिया किसी को खून की कमी है, एनीमिया है किसी को, तो एनीमिया का पता कैसे लगेगा। एनीमिया का पता लगेगा जब हम एचबी की टेस्ट करवाएंगे। एचबी का टेस्ट करवाते ही आपको पता चल गया कि उस इंसान को एनीमिया है या नहीं है। तो वो जो टूल यूज किया उस टाइम समय पर वो है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब ये पता चल गया कि इसको एनीमिया है, तो एनीमिया के बाद इसको फ्यूचर में क्या क्या समस्या हो सकती है इस एनीमिया से, क्योंकि अगर फ्यूचर में समस्या ना होती, या फिर फिलहाल हमें कोई समस्या ना होती उस खून की कमी से, तो हम इलाज भी लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्यूचर में समस्या ना हो इसीलिए हम इलाज लेते हैं। तो यही कि फ्यूचर की प्रिडिक्शन जो कोई चीज होती है, कि जब एनीमिया के हम फ्यूचर में साइड इफेक्ट या फिर उसके जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो देख रहे हैं, तो ये होती है एनीमिया की प्रोग्नोसिस। तो ऐसे ही किसी स्टूडेंट का फ्यूचर में क्या है, कि जो उसने स्टडी की है, जिस लर्निंग प्रोसेस के थ्रू उसने नॉलेज ली है, तो उसका प्रोग्नोसिस यानी कि वो फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है उससे, तो वो हमारा प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होता है। कि जैसे हम जो कैरियर काउंसलिंग होती हैं, तो उसमें हम पूछते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, हर एक विद्यार्थी से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या करना चाहते हो फ्यूचर में। तो ये प्रिडिक्शन, कि जो वो जवाब देगा। ठीक है। अब कोई बोल सकता है बच्चा कि आपने रील्स में देखा हो कि मैं तो
फादर बनना चाहता हूँ, ठीक है। आप उससे पूछो कि वो कैरियर में क्या करना चाहता है, फ्यूचर में क्या करना चाहता है, वो कह रहा है कि मैं फादर बनना चाहता हूँ। तो इससे आप डायग्नोज कर सकते हो या फिर इससे पता लगाया जा सकता है कि इसका फ्यूचर इंटरेस्ट किन चीजों में होगा, ठीक है। या फिर आप साइंस की बात कर रहे हो और वो अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब ही नहीं दे रहा है, तो आप उससे फ्यूचर कैरियर का अंदाजा उससे लगा सकते हो। तो इसलिए इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। तीसरे नंबर पर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एप्टीट्यूड यानी कि योग्यता का परीक्षण करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है। अब मान लिया कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो बार बार प्रयास करने के बाद भी, अब आपने भी कोचिंग ली होंगी कि नीट की ली होगी, आईआईटी की ली होगी या फिर किसी और सब्जेक्ट की ली होगी, ठीक है। तो उसमें से 100 में से आपके नंबर आते हैं 37, 40 मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन आपके पेरेंट्स जो हैं ट्यूशन लगवाते हैं। ट्यूशन क्यों लगवाते हैं, स्पेशली अगर बात करें, ठीक है। वैसे तो हर एक कंडीशन में ट्यूशन क्यों लगवाया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को ये उम्मीद होती है कि जितने इसके मार्क्स आए हैं उससे ज्यादा क्षमता इसके अंदर है मार्क्स लाने की, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो जितना जो बच्चा परफॉर्म करता है क्लासरूम में, तो उस वो और क्या उससे एक्स्ट्रा कर सकता है, या फिर उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है, उसकी एक्चुअल एबिलिटी क्या है। जितना कर रहा है वो तो सामने दिख रहा है कि टेस्ट में नंबर इतने आए हैं, लेकिन कि वो क्या और कर सकता है या फिर कितनी क्षमता उसके अंदर है, तो उसकी क्षमता का पता लगाने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कि व्हाट ए पर्सन इज कैपेबल ऑफ डूइंग, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। कर रहा है तो अच्छी बात है। अब मान लो कि आप 50 किलो वजन उठा सकते हैं अपने हाथों में, लेकिन अभी 50 किलो वजन आपके पास नहीं है, 10 किलो ही है। 10 किलो आपने उठा लिया तो कोई देखकर बोलेगा कि 10 किलो ही उठा सकता था ये तो, ठीक है। तो जब आपके सामने 50 किलो का वजन लाया जाएगा, तो उस 50 किलो के वजन को आप उठा लेंगे तो आपकी एक्चुअल जो है कैपेबिलिटी का पता लगेगा, आपकी क्षमता का पता लगेगा। तो उस जो हम करते हैं उससे एक्स्ट्रा जो हम कर सकते हैं, तो उस चीज को पता लगाने के लिए, उस योग्यता का पता लगाने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो जब राइट एजुकेशन, राइट इंस्ट्रक्शन, राइट गाइडेंस अगर उसको मिल जाए, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि बिहार से इतने आईएएस क्यों निकलते हैं, क्योंकि इनको गाइडेंस सही मिलती है, ठीक है। या फिर उनके अंदर जुनून इतना होता है अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखकर, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप मान सकते हो कि किसी को बहुत गहरी चोट लग जाए या फिर उसकी इंसल्ट हो जाए क्लासरूम के अंदर, और लास्ट में वो टॉप कर लेता है बच्चा, तो जो उसकी इंसल्ट हुई उसने उसकी एक्चुअल जो क्षमता थी उसको जगा दिया, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये चीजें आती हैं कि जब सही उसको शिक्षा दी जाए, सही उसको निर्देश दिए जाएं, सही उसको गाइडेंस दी जाए, तो उसकी वो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के ऊपर काम करता है बच्चा, ठीक है। तो लास्ट आता है हमारा इसमें अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट से आप क्या समझते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चला उसमें उसने लास्ट में क्या अचीव कर लिया, तो उसकी असेसमेंट के लिए अचीवमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। तो जो स्किल यानी कि लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, जो स्किल डेवलप होनी थी वो हो गई है, जो नॉलेज उसको लेनी थी वो ले ली गई है। अब वो कितनी अच्छी तरीके से उसने वो नॉलेज ली है, कितनी अच्छे तरीके से वो स्किल सीखी है, इसका पता अचीवमेंट टेस्ट बताएगा, ठीक है। तो इसमें दो तरीके की हमारी असेसमेंट आती है। पहली आती है ऑथेंटिक असेसमेंट और दूसरी आती है इप्सेटिव असेसमेंट। ऑथेंटिक असेसमेंट कौन सी होती है कि जिसमें क्या किया जाता है कि जो भी उन्होंने स्किल्स सीखी है, ठीक है, वो किसी लैब में उनको प्रयोग नहीं करना है, उनको रियल लाइफ सिचुएशन दी जाएगी, ठीक है। कि जो मान लिया अब आपने गाड़ी चलाना सीखा है, एक एग्जांपल लेते हैं, ड्राइविंग स्किल किसी ने सीखी है, तो उसका पता कैसे लगेगा कि उसने सही से वो सीखी है कि नहीं सीखी है। जब कोई बिजी रोड होगा या फिर जो मेन हाईवे होते हैं उनके ऊपर अच्छे से वो ड्राइव कर लेगा, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन में उस नॉलेज को, स्किल को वो अच्छे से अप्लाई कर पाएगा,
तो हम ऑथेंटिकेट कर देंगे उसको कि आपने बिल्कुल सही सीखा है। तो रियल लाइफ सिचुएशन में जहां भी कोई नॉलेज कोई स्किल अप्लाई होगी और अचीवमेंट टेस्ट किया जाएगा तो वो हमारा ऑथेंटिक असेसमेंट होगा। ठीक है। इसके विपरीत या फिर दूसरा तरीका क्या है अचीवमेंट को जांचने का, अचीवमेंट को परखने का, कि जो उसकी पहले परफॉर्मेंस थी, कि जैसे ड्राइविंग स्किल ही सीखी किसी ने तो पहले तो खाली रोड पर उसने अच्छे से चला कर दिखा दिया। ठीक है। तो पहले तो उसके पेरेंट्स ने या फिर जो भी उसका ड्राइविंग टीचर था, ड्राइविंग स्कूल में जो था उसके, तो उसके कंट्रोल में भी जो है ब्रेक्स थे, और कभी कभी वो जो स्टेयरिंग है उसको भी संभाल लेता था। उसकी गाइडेंस में उसने सीखा। फिर थोड़ा सा उसने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। अब जो उसका टीचर है वो साथ में बैठा है और वो खाली रोड पर अच्छे से चला पाता है। ठीक है। तो एक लेवल उसने पार कर लिया। अब खाली रोड पर उसने अच्छी चला ली। फिर हल्का सा, कि जहां पर दो चार गाड़ियां भी आती जाती रहीं तो थोड़ा हल्का बिजी रोड पर उसको लेके गए, वहां भी उसने अच्छा चला लिया। फिर लास्ट में बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले में जहाँ जाम लगते रहते हैं, ट्रैफिक जैम होता रहता है, वहां पर लेकर गए, वहां भी उसने अच्छे से चला लिया। तो ये जो उसकी पहले वाली परफॉर्मेंस थी उसके आधार पर उसकी आगे आने वाली प्रोग्रेस को, आने वाली परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाए, एसेस किया जाए, तो ये इप्सेटिव है कि पहले कैसे थे, पहले किस लेवल पर थे, आज किस लेवल पर हो। तो ये बताने वाली इप्सेटिव असेसमेंट होती है। ठीक है। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ट्रेट्स इन रिलेशन टू देयर ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस, तो पहले परफॉर्मेंस कैसी थी उसके आधार पर ही हम इम्प्रूवमेंट डिसाइड करते हैं। अगर पहले जो इम्प्रूवमेंट मान लिया परसेंटेज में देखें तो एक टेस्ट लिया गया 10 नंबर का, पहले उसके 5 नंबर आए, फिर टीचर ने जो भी उसकी समस्या थी, जो भी उसके डाउट थे, वो अच्छे से उसको समझा दिए। दोबारा से टेस्ट लिया गया, दोबारा से उसको 5 नंबर आए। तो इप्सेटिव असेसमेंट हमारी जीरो रहेगी। इप्सेटिव असेसमेंट हमें बताएगी कि इसने कुछ भी अचीव नहीं किया है समझाने के बाद। जो पहले इसकी परफॉर्मेंस थी वही अब भी है। ठीक है। लेकिन अगर उसको दूसरी बार जो टेस्ट लिया गया उसमें से 10 में से 7 नंबर आ जाएं, 8 नंबर आ जाएं, 9 नंबर आ जाएं, 10 आ जाएं, तब आप बोलोगे कि पहले 5 नंबर आए थे, अब 7 या 8 या 9 या 10 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब इसने इम्प्रूवमेंट की है, इसने कुछ न कुछ अचीव किया है। ठीक है। तो ये हमारा इप्सेटिव होता है। तो इसमें पर्सनल प्रोग्रेस या फिर पर्सनल ग्रोथ इसमें क्या रहती है, एसेस की जाती है। ठीक है। अब लास्ट इसमें आता है हमारा पीयर इवेल्युएशन। तो पीयर का मतलब मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि अगर क्लासरूम की बात करें तो जो आपके साथ में बेंच पर बैठता है आपका सहपाठी क्लासमेट, वो आपका पीयर है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वहां जो आपके कलीग हैं वो आपके पीयर हैं। तो अब पीयर इवेल्युएशन का मतलब क्या हुआ, कि अब टीचर टेस्ट नहीं लेगा। अब आपका जो सहपाठी है या फिर जो आपका कलीग है वो आपसे आपकी स्किल्स, आपके नॉलेज के बारे में सवाल करेगा और इवेल्युएशन या फिर आपको फीडबैक देगा कि तुमने सही नहीं किया है ये। ठीक है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो इफेक्टिव कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी that asks students to reflect on contribution made by colleagues in group work, कि ग्रुप में चीजें चलती हैं, पेयर में ग्रुप, पेयर या फिर ग्रुप में ये चीजें चलती हैं। इनोवेटिव अप्रोच है ये इवेल्युएशन सिस्टम की। इनोवेटिव क्यों बोला इसको, क्योंकि अब अगर किसी ऑफिस की बात करें तो उसका मैनेजर को हर एक को इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसने आपस में ही लोगों को इन्वॉल्व कर दिया कि एक दूसरे को इवेल्युएट करो, एक दूसरे की गलती बताओ। अब मुझे 100 लोग हैं तो मैं किस किस की गलती अकेले अकेले बताऊंगा। आपस में ग्रुप बना लो और आपस में एक दूसरे की गलतियां शेयर करो। ऐसे ही क्लासरूम में कि टीचर की क्लास में 100 150 स्टूडेंट हैं तो किस किस की कमजोरी, किस किस को फीडबैक देगा। तो आपस में ही उसने बोल दिया कि आप लोग 2 3 4 लोगों का ग्रुप बना लीजिए और एक दूसरे को एसेस कीजिए, एक दूसरे को इवेलुएट कीजिए। तो इसलिए इसको इनोवेटिव अप्रोच बोला गया है। तो ये थे हमारे 5 टेस्ट के टाइप्स। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभी तक उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट कैन बी हेल्ड एज द करेक्ट मोटिव ऑफ क्वेश्चन आंसर टेक्निक इन टीचिंग, कि शिक्षण का जो प्रोसेस है वो चल रहा है तो उसमें क्वेश्चन आंसर को एडअप करने का करेक्ट मोटिव क्या हो सकता है। क्या उसमें नॉलेज की टेस्टिंग की जाती है, टू टेस्ट द नॉलेज,
टू लोकेट द डिफिकल्टी, या फिर उसमें जो परेशानी आ रही है विद्यार्थी को वो लोकेट की जाती है। तो क्या नॉलेज टेस्ट की जाती है क्वेश्चन आंसर में? क्वेश्चन आंसर जो टेक्निक टेक्निक क्लासरूम के अंदर होती है, टीचिंग के प्रोसेस में होती है, तो करेक्ट मोटिव उसका कौन सा नहीं है, ठीक है, ये पूछा है इसने, कैन नॉट है इसमें। तो क्या नॉलेज टेस्ट होती है उसमें? तो जब सवाल जवाब करते हैं तो ज्ञान का पता तो चलता ही है। तो ये तो इसका मोटिव है, इसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या उसमें परेशानी का पता लगता है कि जब अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग उससे सवाल किए जाएंगे तो उसका जवाब से पता चल जाएगा कि इसको परेशानी कहाँ पर है। तो यानी कि डिफिकल्टी को पता करना भी क्वेश्चन आंसर टेक्निक का क्या है, मोटिव है। इसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। टू प्रमोट थिंकिंग एंड ओरिजिनलिटी, कि सवाल जब करेंगे तो बच्चे दो नई और चीजें, उनका दिमाग दौड़ेगा सोचेगा, तो प्रमोट होती है इससे थिंकिंग, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। टू इंटिमिडेट एंड हैम्पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि उसको डराना, कि ऐसा सवाल पूछ लें जो विद्यार्थी ने ना सुना हो, ना सोचा हो, ना कभी देखा हो, तो हम सवाल इसलिए करते हैं कि स्टूडेंट्स को डरा दें या फिर उनकी आत्मविश्वास को चोट पहुंचा दें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को उनके डाउन कर दें। तो ये इसका करेक्ट मोटिव नहीं है क्वेश्चन आंसर टेक्निक का। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, दो स्टेटमेंट आपको दी हुई हैं और इसमें पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट दी थी, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज और हर प्रीवियस परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज इप्सेटिव असेसमेंट, कि पहले की परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी नई परफॉर्मेंस डिसाइड हो, ठीक है, या फिर वो प्रोसेस इप्सेटिव असेसमेंट कहलाता है। बिल्कुल सही है, इप्सेटिव यही पढ़कर आए हैं हम, करेक्ट है। Authentic assessment are assessment procedure that test skills and abilities at they would be applied in real life situation. तो रियल लाइफ सिचुएशन में ही अप्लाई होती है ऑथेंटिक असेसमेंट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट इसमें पीवाईक्यू है आपका आज का। इफ राम इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंसेप्ट्स इन particular subject and is continuously performing poorly in that subject, which evaluation test will have to be conducted to know the cause of his difficulty? तो cause का पता लगाना है, कारण का पता लगाना है, तो कारण के पता लगाने के लिए डायग्नोसिस करते हैं हम, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन उसकी की जाएगी, निदानात्मक मूल्यांकन उसका किया जाएगा, ठीक है। कोज का मतलब ही क्या होता है, निदान भी बोल सकते हैं, हेतु भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। रीजन, तो ये जहां पर भी आपके लिखे हों तो वो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इवेल्युएशन सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। तो कल से हम अगले लेक्चर से जो आपकी आईसीटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है तो उसकी चर्चा शुरू करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को